नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस रण की जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने विधानसभा भंग होने की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कर दी और राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया। मतलब ये कि अब दिल्ली में जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है और दिल्ली सहित पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब होगा दिल्ली के रण का ऐलान। दिल्ली का रण जब होगा, लेकिन उपराज्यपाल के विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ ही अब एक अलग ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये चर्चा दिल्ली में चुनाव में उतरने जा रहे दिग्गजों को लेकर है। चलिए एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से दिग्गज मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर चुनाव की ओर दिल्ली, राष्ट्रपति ने मानी सिफारिश, कब होंगे दिल्ली में चुनाव, किसका चलेगा दिल्ली में जादू। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच दिल्ली में चुनाव पर पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे खेल पर पूरी तरह विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कुछ ही दिन पहले सरकार बनाने की संभावना तलाशने की सिफारिश करने वाले उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेज दी। राष्ट्रपति के सिफारिश स्वीकारने के साथ ही अब दिल्ली की आम जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें इस पर लगी हैं कि चुनाव आयोग कब दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन इससे अलग चुनाव की तारीखों से ज्यादा अब एक दूसरी चर्चा ने ज्यादा जोर पकड़ लिया है। किसका सिक्का चलेगा इस बार दिल्ली में? क्या दिल्ली में चलेगी मोदी लहर? क्या केजरीवाल को बहुमत मिलेगा? ये तो साफ है कि अब दिल्ली का रण पूरी तरह मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच खेला जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं करेगी और दिल्ली में लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रख कर लड़ी जाएगी। जाहिर है कि बदलते हुए माहौल के बाद अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गई है। आम जनता में अब ये बहस खुलकर होने लगी है कि होने वाले चुनावों में बाजी केजरीवाल मारेंगे या मोदी। खैर, ये लड़ाई तो अभी काफी दूर है, लेकिन उससे पहले देखने की बात ये होगी कि चुनाव आयोग दिल्ली का चुनाव झारखंड या जम्मू कश्मीर के साथ कराता है या फिर दिल्ली का रण इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों के बाद होगा। मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। बीजेपी की तरफ से चर्चा है कि दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो जगदीश मुखी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल बीजेपी ने कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन केजरीवाल ने ज़रूर बीजेपी पर जगदीश मुखी के नाम का एक बम छोड़ा है और दिल्ली में केजरीवाल ने जगदीश मुखी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई बनाने की कोशिश की है। बहरहाल इसी मसले पर जगदीश मुखी जी से हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जगदीश मुखी इस पूरे मसले पर। बीजेपी नेता जगदीश मुखी हैं। सर, दिल्ली में अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी, जिस दिन हम चुनाव के परिणाम आए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जाकर के मुख्यमंत्री को कहा था कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है पूरा और हम जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाना चाहते। हम उस दिन से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। किसी मूवमेंट कभी भी चुनाव में उतार दें, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से हम चुनाव में जीतेंगे। बिना किसी बैसाखियों के भाजपा की स्पष्ट बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी लगातार ब्लेम लगाती रही कि बीजेपी के कारण इतने दिन डिले हुआ इलेक्शन। मैं समझता हूँ ये बेईमानी है, ये एलिगेशन का कोई औचित्य नहीं है।
ये तो उनको अपने गरेबान के अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। आज वो डिले की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, राष्ट्रीय शासन लगा क्यों? कौन जिम्मेवार है? मिस्टर केजरीवाल ओनली इज रेस्पॉन्सिबल, ही इज द ओनली कल्प्रिट जिसके कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और जो बिक गया एक बार, वो खरीदार नहीं हो सकता। जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया है, आज उन्हें सवाल पूछने का क्या अधिकार है कि डिले हुआ है? और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई डिले नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर 1 साल के लिए लगता है, राज्यों के अंदर 6 महीने के लिए लगता है। 1 साल का समय संविधान ने गवर्नर को दे दिया, राष्ट्रपति शासन, जो केजरीवाल के कारण लगा। यानी केजरीवाल महोदय ने ये 1 साल का समय सीधा सीधा गवर्नर के हाथ कर दिया। उस 1 साल के अंदर उन्होंने निर्णय करना है। उस 1 साल से 4 महीने पहले उन्होंने निर्णय कर दिया। डिले कहाँ हुआ? बीजेपी का रोल कहाँ से आ गया? यहाँ तो राष्ट्रपति शासन के समय गवर्नर ने ये बार बार सोच के मशवरा करके तय करना है क्या वो एक मजबूत स्थायी सरकार देने की स्थिति में है या नहीं है। उसके लिए उनको 1 साल का समय मिला है, उससे 4 महीने पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वेयर इज़ द रॉन्ग एंड वेयर इज़ द डिले, वेयर इज़ द रोल ऑफ बीजेपी इन दिस? हमें जब बुलाया हमने कह दिया। जब उनको बुलाया था अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उन्होंने कह दिया था। कल हमें बुलाया तो हमने लिख के दे दिया कि हम सरकार बनाने के हक में नहीं है। करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जगदीश मुखी, जिनका साफ तौर पर कहना है वो पार्टी के एक सिपाही हैं और पार्टी जो भी उन्हें आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। कैमरामैन प्रदीप मावर के साथ अमित दुबे, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार कहें या उम्मीदवार कहें, जगदीश मुखी, जो साफ कह रहे थे कि साहब कोई देर नहीं हुई है और वक्त रहते फैसला हो गया दिल्ली में चुनाव कराने का। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे समूह संपादक कुमार राकेश जी, बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय, कांग्रेस के युवा नेता विशाल कुंद्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही हमारे साथ मौजूद है संजीव निगम, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा सुदेश जी के पास। सुदेश जी, जो होना था ये लगता नहीं कि देर हो गई है या जानबूझ के इतना वक्त लिया गया? देखिए, मुझे तो मतलब भंग करना पड़ा, ये बहुत अफसोसजनक कदम है, लेकिन डेमोक्रेसी में इसके सिवा कोई चारा नहीं था। नहीं तो देखिए, जिसको आप डिले मानते हैं, बहुत जो क्रिटिसिज्म, आप ये सोचिए कि हर कोशिश होनी चाहिए जब तक असेंबली का लाइफ है कि असेंबली को जिंदा रखे हुए एक शासन दे पाएँ आप। क्योंकि कोई भी चुनाव, अगर 1 साल के अंदर चुनाव हो रहा है तो आप सोचिए बहुत बड़ा कॉस्ट है और कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके कन्फिगरेशन डिफरेंट हो। अगर असेंबली का यही कन्फिगरेशन अगर हो जाता है तो क्या करेंगे? तो जो पार्टी प्रेशर लगा रहे थे उनको ये भी सोचना चाहिए था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने का वो एक संवैधानिक तरीका है, उसमें कोई हड़बड़ाने की बात तो थी ही नहीं और ये होना ही था क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस समर्थन नहीं देती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, तो डिसोल्यूशन होना ही था। लेकिन इतना ही कह देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मैं पता नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी बहुमत में आएगी आज के दिन। हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद मतलब दिल्ली का मुकाबला आपके हिसाब से बहुत रोचक होने जा रहा है। क्यों कुमार जी, आपका क्या कहना है? दिल्ली का जो मसला है रोचक होने जा रहा है, रोचक है एक्चुअली। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक गड़बड़ाई है, उसके लिए जनता उनसे हिसाब मांगेगी। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है या कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है कुछ गेन करेगी पहले की तुलना में। जिस तरह से लोगों ने उन्हें वाइप आउट कर दिया था, तो लगता है कि झाड़ू उल्टा चलने वाला है। और जो झाड़ू है, एक तो झाड़ू नरेंद्र मोदी ने डंडे के साथ खड़ा कर दिया स्वच्छता अभियान के नाम पे, और दूसरा जो है वो कांग्रेस है। तो ये जो पूरा सीनेरियो मुझे दिख रहा है कि इसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी होगी, बीच में आम आदमी पार्टी को कुछ मिल जाएगा। जो पहले आकलन किया जा रहा था, 4 के बदले उन्होंने 28 पा लिया, 5 था, अब वो आकलन शायद इस चुनाव में उल्टा होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा आपको उल्टा नजर? हाँ, तो चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि भाई ये बीजेपी चूंकि सरकार बनाना चाहती थी, बीजेपी के अंदर एक धड़ा था और उसकी वजह से देर हुई है। बहरहाल देर हुई है। एक और चीज़ है कि बीजेपी ने इस बार ये बात अभी आ रही है कि शायद किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे दिल्ली में, जबकि परंपरा रही है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री घोषित करने की बीजेपी की तरफ से।
पिछले चुनाव में हर्षवर्धन थे, उससे पिछले चुनाव में आपके विजय कुमार मल्होत्रा थे, और पहले खुराना जी लगातार मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे बीजेपी की तरफ से। तो क्या कहीं पार्टी के अंदर इसको लेकर के संशय है या कहीं खींचतान ज़्यादा है? देखिए अंसारी साहब, मैं पहले तो ये बता दूं कि जिस दिन विधानसभा का रिज़ल्ट आया और हमें ये पता चला कि हम पूरा बहुमत नहीं लेके आ पाए, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपना दावा नहीं ठोका कि हम सरकार बनाएंगे। उन पार्टियों ने सरकार बनाई जो एक दूसरे के खिलाफ बुरी तरह लड़ रहे थे, जो कस्में खा रहे थे अपने बच्चों की कि साहब मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी से सपोर्ट नहीं लूँगा, और उन्होंने सपोर्ट लिया और करा। आज जो राष्ट्रपति शासन लगा और ये पिछले 8 महीने से जो सरकार गवर्नर के हाथ में रही, वो उसके पीछे एक आम आदमी पार्टी का कारण था। अब बात आती है दूसरी, जो आप ये कहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। पार्टी का निर्णय है, निर्णय आपने देखा है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, दोनों जगह निर्णय ले गया कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि मैं जगदीश मुखी से मेरा मुकाबला होगा, इसको पार्टी किस तरह ले रही है? देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, पार्टी तो कहीं नहीं ले रही है, लेकिन बम तो छोड़ दिया उन्होंने। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देखिए उस समय क्या था, जब पिछले चुनाव हुए, कांग्रेस से त्रस्त थी जनता जी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक लेकर के एक मन में ऐसा विचार था लोगों के बीच में कि ये व्यक्ति आकर के कुछ क्रांति करेंगे, और क्रांति भगवान ने ऐसा किया भी, भगवान ने ऐसा किया भी कि गठजोड़ मिला मिलू करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। पर ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि पार्षद का जो चुनाव होता है या उसको चलाने की जो योग्यता होता है, पात्रता होती है, उसको भी पूरा करने वाले नहीं थे। और जो गलती मैं मानता हूं कि उस समय दिल्ली की जनता से जानने में समझने में वो गलती हो गई थी, मुझे लगता है कि इस बार वो गलती होने वाली नहीं है, और इनकी गलती की सजा हम लोग भुगती है। इस देश इस राजधानी की जनता ने भुगती है कि दोबारा चुनाव कराना पड़ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने। चलिए संजीव निगम से कमेंट लेते हैं आपके इस पूरी बात पर। संजीव जी, आपने बात सुनी चंद्रशेखर राय जी की, इन्होंने कहा भाई अरविंद केजरीवाल में मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, जो पार्षद होता है या परिषद का चलाने की भी योग्यता नहीं है। एक तो मैं इस आरोप पे आपसे जवाब चाहूंगा। दूसरा, आपने जो ये बम छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने कि जगदीश मुखी बनाम अरविंद केजरीवाल मुकाबला होगा, इसके पीछे क्या है? देखिए, अभी जगदीश मुखी साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी का काम नहीं किया। तो सवाल यह है कि आपको 32 सीटें मिली थी, आपने तो किया नहीं जिम्मेदारी का काम। उनकी तो सरकार आपकी सरकार तो देखिए संजीव जी, उनकी सरकार तो बन सकती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने तो आपको सपोर्ट दिया था, कांग्रेस ने बिना मांगे आपको सपोर्ट कर दिया था। वो बात छोड़ दीजिए, चलिए अब 5 महीने हो चुके। 26 मई प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, उसके बाद से 5 महीने हो चुके। तो जो आज निर्णय लिया है, कौन सा ये निर्णय लिया है? ये निर्णय तो 3 महीने पहले भी लिया जा सकता था। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि जो है हम 5-6 महीने में ये दिखा दें कि जो है दाम भी कम हो गए, इसके बाद में हम कराएंगे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस समय एनडीए की सरकार थी पहले केंद्र में, तो उस समय चुनाव उन्होंने 6 महीने पहले कराए थे। 6 महीने पहले कराने का कारण उन्होंने बताया था कि आज इस समय हमारी जनता हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है, तो हम कराएंगे। और क्या चुनाव माहौल उनके पक्ष में था, वो आपको पता है 10 साल कैसा वनवास रहा। तो ये जो अभी कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दिल्ली में वो माहौल बनने वाला नहीं है। ठीक है, आपने देश में बना लिया, अच्छी बात है, दूसरी राज्यों में आपने जो विजय भी हासिल की है, लेकिन दिल्ली में वो माहौल बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, और इसी बात से भयभीत थे जो इन्होंने चुनाव के लिए इतनी देर लगा दी। अरे ये बात इसमें नई बात क्या है? पहले भी कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में इतनी ही मजबूत है, तो लोकसभा चुनाव में क्यों एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में कम से कम? नहीं, आप लोग अब आप लोकसभा की बात पे आ गए, अभी विधानसभा पे करिए, अभी विधानसभा पे चुनाव आने वाले हैं। पार्षद में बात कीजिए। देखिए, अरविंद जी ने बार बार यही कहा है कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, अरविंद जी ने मुकाबला किया है आपके वाराणसी में जाकर के मुकाबला किया है। ठीक है, उनको अगर पराजय मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मुकाबले से वो पीछे आ गए, मुकाबले से कभी नहीं पीछे हटे हैं, मुकाबला उन्होंने बराबर का किया है। अगर उनको जीतना होता नहीं, अरे मतलब अगर जीतना होता तो दिल्ली में अरविंद जी खड़े हो जाते और दिल्ली में सांसद बन जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुकाबला किया है। अब भाई मुकाबला अरविंद बनाम मोदी का मुकाबला होगा क्या? वो नहीं, अरविंद बनाम नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल अरविंद बनाम मोदी, नरेंद्र मोदी के मुकाबले से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए जगदीश मुखी का नाम ऊपर उछाला है?
नहीं, ये तो अब आप इनको सोचना है, भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद जी तो सामने है ही है। लेकिन आजकल संजीव अब जी एक सवाल है कि आजकल अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल ने, तो खैर सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने आपको बताया है कि हम राजनीति बदलना चाहते हैं। बदलने का मतलब है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी होने के नाते हर बात का हमें विरोध नहीं करना है। नहीं आप भाई सवाल ही, अगर कोई प्रशंसनीय कार्य, कोई अच्छा कार्य कोई कर रहा है तो अगर जानबूझ के प्रशंसा करेंगे ना चुनाव में। अब चलिए विशाल कुंद्रा जी, क्या कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह जाएगी? मैं यही बात रखना चाहता था कि इन दोनों ने एक हवा बना दिया है कि दो मुख्यमंत्री की सिर्फ यहाँ पे लड़ाई है। क्या ये जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं? आपकी तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री? हमारी तरफ से होंगे, अजय माकन होंगे, जेपी अग्रवाल होंगे, हारून यूसुफ होंगे, देखिए वो हमारा हाईकमान फैसला लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। पर भाजपा के जो मुख्यमंत्री होंगे, मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी, जितने मर्जी आंकड़े लगा ले। बताइए, भाजपा के तो चंद्रशेखर ये बता देंगे। भाजपा के मैं बता देता हूं, जो भी होगा वो आरएसएस का ही कार्यकर्ता होगा, वो कोई मुख्यमंत्री बनाई दिया है। मेरे को बोल रहे तो जनता को सोचना है कि आरएसएस का बच्चा करना है या दिल्ली में मुख्यमंत्री लेना है। अब दूसरी बात यह कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो हाई कमान फैसला लेगा। मैंने कहने से नहीं होगा कि ये बनेगा। अभी चुनाव आने वाले हैं, आपके सामने खुद ही पर्दे खुलते जाएंगे कौन हमारा सीएम कैंडिडेट होगा और कौन नहीं। चलिए ठीक, सुदेश जो संजीव ने बात कही कि साहब अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से बनारस में जाके मुकाबला किया, ठीक है, चुनाव हारे, जैसे भी चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव उन्होंने लड़ा। एमपी बनना होता तो दिल्ली से कहीं सेफ सीट ढूंढते और सारी ताकत लगाते यूसुफ भाई। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का जो मुकाबला था, क्या वो अब दिल्ली में नहीं होने जा रहा? अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के नाम से सपने में भी डर लगता होगा अरविंद केजरीवाल को। जिस तरह से हर जगह इन्होंने डिपॉजिट अपना गंवा दिया है और बनारस में भी बड़ी कोशिश की, एक बड़ा तबका इनके साथ भी आया, उसके बाद भी जो हाल हुआ और जिन्होंने समाज जो बांधा था कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हर जगह कुछ नहीं हो पाया। और इनको यही डर है क्योंकि कोई बच्चा भी आज के दिन नहीं बोलेगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बचकानी वाली पॉलिटिक्स है कि आप बोल रहे हैं जगदीश मुखी होगा, मतलब आप इसका मतलब अपने भाई को बता रहे हैं। आपके बोलने से बीजेपी में क्या अंदरूनी कला हो जाएगी? अगर आपकी यही समझ है बीजेपी के बारे में, तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि मोदी के जादू के आगे भय है, केजरीवाल की झाड़ू नहीं चल पाएगी। नहीं, वो चल सकती है, नहीं बोल सकता मैं, 15-20 दिन के बाद बताऊंगा क्या चलेगी, लेकिन आज के दिन भय जो है वो दिखता है। ऐसा स्टेटमेंट एक परिपक्व तो राजनीतिक नहीं करेगा। अंसारी साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जो पिछले चुनाव हुए, जो अपेक्षाएं थी दिल्ली के लोगों की, उस अपेक्षाओं में जो ये 28 सीटें ले आए थे, उसका उन्माद कहिए या पागलपन कहिए इस आम आदमी पार्टी का। 400 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ाया और 400 सीटों पर लड़ाने के बाद क्या स्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, इन दोनों की दहशत इतनी ज़्यादा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ में कि जिस हरियाणा पे वो पूरा स्वीप करने की बात करते थे वो वहां देखने भी नहीं गए। और ये चुनाव होने दीजिए, ये आम आदमी पार्टी अपना पार्टी का नाम बदल ले तो आप में से पूछ लीजिए, आम आदमी पार्टी में जो लोग बैठे थे वो कहाँ चले गए? निगम साहब से पूछे तो सही कि वो कहाँ है आम आदमी पार्टी। वो आंदोलन की बात करते थे, कहाँ आंदोलन? आपका झाड़ू कंधे पे रह गया, हम झाड़ू लगा रहे हैं। ये अंतर है आप में और भारतीय जनता पार्टी में। पत्तों में लगा रहे हैं। संजीव निगम जी बड़ी गंभीर बात कही है चंद्रशेखर राय जी ने कि कहाँ चले गए वो तमाम लोग जो आंदोलन की बात करते थे। और दूसरी बात के झाड़ू, आपकी झाड़ू तो उनके कंधे पर आ गई है। नहीं, इनके कंधे पे रह गई है। हम लोग लगा रहे हैं, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, अभी कितनी हमारी पार्टी की उम्र है? 1 साल, ठीक है। अभी पहला चुनाव ही तो लड़ा है उन्होंने। इसके पहले आप अरे सुन तो लीजिए, अब बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए थे भारतवर्ष में, बहुजन समाज पार्टी ने, उसकी एक भी सीट नहीं आई। तो आप हमको क्यों इस तरीके का ब्लेम बता रहे हैं? हमने तो फिर भी 4 सीटें जीती हैं भारतवर्ष में, और बहुजन समाज पार्टी कब से है पॉलिटिक्स में और एक भी सीट नहीं आई उसकी। तो आप ये मत रहें, आप अंधेरे में ना रहें। और महाराष्ट्र में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से आप इतरा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अभी आपने जो है उंगली पकड़ के जिसकी चली और बीच रास्ते में उसको जो है छोड़ दिया कि अब रास्ता इधर मुड़ जाओ, तो आप झूठे उसमें ना रहें। हरियाणा में ठीक है अच्छी विजय मिली, लेकिन महाराष्ट्र की डगर आपकी आसान नहीं है। अभी देखिएगा दिल्ली के चुनाव आते आते तक महाराष्ट्र की स्थिति क्या होने वाली है। वहां पर जिसकी उंगली पकड़ के चले उसी को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब रास्ता आपका अलग है। तो ये दिल्ली में उससे भी दूसरी स्थिति होने वाली है। आप इस बिल्कुल अंधेरे में ना रहे, मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली में संजय जी, तो आपके कहने का क्या ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी के जादू पर आम आदमी पार्टी झाड़ू फेरेगी?
नहीं देखिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन सवाल ये दिल्ली में क्या है, आप हर जगह नरेंद्र मोदी जी को लेके आएंगे। अभी दिल्ली में कल एमसीडी का चुनाव होगा तो भी आप वहां पर नरेंद्र मोदी जी को लेके आएंगे। सवाल है तो उनके पास मोदी है, क्या उनके दिक्कत पास है तो ला रहे हैं वो। नहीं अच्छी बात है लाने में, लेकिन सवाल ये है वो, अरे वो प्रधानमंत्री देश के, उनको दूसरी जिम्मेदारियां हैं, उनको करने दीजिए, सब देख रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनको करने दीजिए अच्छे से। दिल्ली में क्या है, आप दिल्ली में और भी तो आपके बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, उनको लाइए, उनको दीजिए, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? संजीव निगम जी, आपकी बात पहुंची। चंद्रशेखर जी, संजीव भाई बात तो एक तरह सही कह रहे हैं। मैं संजीव भाई एक बात पूछता आपकी हूं, पार्टी इस वक्त जो है वो सिंगल मैन वन मैन आर्मी रह गई है। संजीव भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसी चैनल पे हम लोगों ने चुनाव से पहले एक बहस करी थी, चुनाव के बाद ही फौरन बाद, मुझे याद है, आपको याद है कि मैंने बोला था उस दिन कि आप आंदोलन की पार्टी कहते थे, पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको आप कहते थे कि साहब जमीन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपके बारे में पूछा था कि टिकट वितरण के टाइम में कहां चले गए थे आप, आपने खुद दुख प्रकट किया था कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं। आज गलती की सजा कहीं ना कहीं आम आदमी भुगत रही है। आज आपके जितने बड़े नेता, ये संजीव भाई की मैं बात कर रहा हूं, संजीव भाई कहीं ना कहीं दर्द महसूस करते हैं। वो ठीक है, वो दर्द महसूस करेंगे, अपनी पार्टी में झगड़ेंगे, कुछ करेंगे। सवाल ये जो उन्होंने बात उठाई है कि आज आपकी पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं इस्तेमाल क्यों भाई, आप अंसारी साहब मुझे ये बताइए, तो क्या बीजेपी अब सिर्फ नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी ऐसा नहीं है, आप मानिए इस बात को, अकेले स्टार प्रचारक है, गलत है। हरियाणा में आप इसको सभाएं करते हैं, आप अकेले की बात नहीं है, और 27 सभाएं वहां करते हैं, दिल्ली में। अरे भाई आप मेरे को एक बताइए, हमारा कोई मौनी बाबा है क्या? हमारा प्रधानमंत्री बोलना जानता है, हमारा प्रधानमंत्री के पास दम है, हमारा मंत्री हमारा प्रधानमंत्री रिजल्ट ला रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं करेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की गुड गवर्नेंस की, भाई एक मिनट रुको, एक मिनट में पूरी बात कर, पूरी बात कर, मेरी पूरी बात कर लें तो फिर आप आराम से बोला। प्रधानमंत्री ने जो पिछले 4 महीने में काम किए हैं वो देश को दिखाई दे रहा है, और उसका रिजल्ट आप देखना चाहें तो महाराष्ट्र देखिए, आप उसका रिजल्ट देखना चाहें तो हरियाणा देखिए। क्यों नहीं करेंगे प्रधानमंत्री की बात? प्रधानमंत्री कोई कमजोर प्रधानमंत्री है कि उसका पीछे से रिकॉर्ड चलेगा तो मुंह यहाँ हिलेगा? आपने बात कही, ऐसा तो है नहीं। विशाल 5 महीने के काम का हवाला दे रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि वो कोई पांच काम ही बता दे जो नरेंद्र मोदी ने इन 5 महीनों में। भैया आपको दिखाई नहीं देगा, आप दिखाई क्यों? आप गिनाइए ना, आप चैनल के सामने गिनाइए। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं उसी इशू पे आ रहा हूं कि ये दोनों सिर्फ एक कांग्रेस और आप पार्टी के सीएम की इन्होंने मतलब ये 2 ही पार्टी रह गई और कोई नहीं है। मैं सीधी इस बात पे आ रहा हूं, एक छोटी यूटर्न पार्टी है, किसको सीएम बनाएंगे? एक छोटी यूटर्न पार्टी है, एक बड़ी यूटर्न पार्टी है। जनता ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार भी देख चुकी है। ये जनता को जो गुमराह करने के लिए सिर्फ 2 पार्टियां दिखाई जा रही है, ऐसा ना हो जनता इन लोगों को असली चेहरा दिखाते, दोनों यूटर्न पार्टियों को। ये भी सोचना चाहिए इन दोनों को कि ये तीसरी पार्टी को भी आप हटारे नहीं करेगी, वो करेगी। वो जो आपने बताया ना नरेंद्र मोदी वाली बात, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा बारीकी से समझाऊँ इस आम आदमी पार्टी को। देखिए, जब आम आदमी पार्टी बनी तो नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन बना? अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन प्रोजेक्ट हुआ? अरविंद केजरीवाल। किसी और नेता को लोग भूल जाएंगे एक्सेप्ट मनीष सिसोदिया जो उनके शैडो बन गए हैं। आप गोपाल राय को कहीं नहीं देखते, अब विश्वास को भी नहीं देखते, साजिया चली गई। प्रधानमंत्री बनने की बात हुई, छोड़ साल के रिजाइन करके कि 400 सीट होगा, 100 सीट जीत जाएंगे, यही मौका है। हर जगह अरविंद केजरीवाल। वो पार्टी अगर मोदी के बारे में बोले समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता, थोड़ा उचित नहीं लगता, तो इस तरह मत बोलिए। और जो भी पार्टी है तो संजीव जी सुदेश जी ने जो बात कही आपने सुनी कि भाई हर जगह अरविंद केजरीवाल है, फिर आप नरेंद्र मोदी को क्यों दोष दे रहे हैं? नहीं, आप भी तो वही कर रहे हैं भाई दोस्त हमने कहाँ दे रहे हैं, बढ़िया है वो नरेंद्र मोदी जी। नहीं, आपने कहा हर जगह एमसीडी का चुनाव हुआ तो भी मोदी जी आ जाएंगे, अच्छी बात है। हर जगह अरविंद केजरीवाल है, आपकी पार्टी भी वन मैन आर्मी है, उनकी पार्टी भी वन मैन आर्मी है, और इत्तेफाक से कांग्रेस भी वन मैन आर्मी है। नहीं, जो अभी महाराष्ट्र की बात बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन अभी स्थिति वहां की अच्छी नहीं है। मैं बार बार ये बात आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव हो चुके हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वहां स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां स्थिति कोई वैसे ही यहाँ पर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी थी, पहले से थी और अभी भी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सर्वे बहुत कराती है, पिछली बार भी सर्वे कराए, इस बार भी सर्वे कराए। अब ताजा सर्वे क्या कहता है आपका? ताजा सर्वे अभी महीने भर पहले का सर्वे अरविंद जी ने बताया है कि जैसे जैसे लेट करोगे वैसे वैसे सीटें हमारी बढ़ेंगी। अगर आप 2 महीने पहले चुनाव कराते तो हमारी सीटें 40 आती, अभी आ रही 45 आ रही है। हाँ, तो अब जनवरी में होंगी तो और बढ़ती जाएंगी। जितना आप लेट कराएंगे वो आप विशाल आप देखिए
पहली बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का 2013 में, तब कोई 4 सीटें बता रहा था, कोई 5 सीटें बता रहा था। आप देने को तैयार नहीं थे, आप मान नहीं रहे थे, भाई आप मान नहीं रहे थे, और अभी भी आप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हमने कोई घोटाले कोई इस तरीके का तो काम किया नहीं ना। अगर कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, और सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए, सुन लीजिए, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है कि हमने यूटर्न मारा सबसे बड़ा आपने, कि कोई घोटाले किए, कोई हमने जो है इस तरीके का कोई गलत काम किया है, जनता के साथ फ्रॉड किया आपने। विशाल 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 बोल जनता के साथ अभी ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ा, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरीके के घोटाले नहीं किए, मत जाइएगा, ब्रेक के बाद गलती हो जाना किसी से भी कहीं भी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश दिल्ली का रण में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर उभर कर आ सकती है और क्या जो चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह की राजनीति शुरू हुई है। बहरहाल हमारे संवाददाता रमाकांत ने कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से दिल्ली के चुनाव में क्या तस्वीर रहेगी, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस बारे में बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है कि दिल्ली विधानसभा भंग कर दी जाए, उसकी सिफारिशें वो राष्ट्रपति को भेजने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेस क्या सोच रही है और कितनी तैयार है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 1 साल का अराजकता भरा रहा है। आम आदमी पार्टी ने धोखा देने के अलावा कोई काम किया नहीं है, तो 15 साल बनाम 1 साल का मुद्दा कांग्रेस का रहेगा। थैंक यू। ये थे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने साफ कहा है कि उनका जब भी कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसका मुद्दा सिर्फ एक 15 साल बनाम 1 साल, इसी के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने कहा कि भाई बीजेपी का शासन बहुत अच्छा नहीं रहा और उसका जवाब जनता उसको देगी। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष थे। आम आदमी पार्टी से आशुतोष है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके के अब दिल्ली में समीकरण बन रहे हैं उसमें क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगी? देखिए, अभी तो सीटों के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जिस तरीके से डर के भाग रही थी और जिस तरीके से चोर दरवाजे सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, उससे एक बात तो पुख्ता है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हार रही है। हम आज हम ये कहने की स्थिति में दिल्ली के अंदर हमारी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी और हम 45 सीटें जीतने की स्थिति में आज की तारीख में हैं। एक अहम बैठक हो रही है आज आम आदमी पार्टी की, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे बैठक में डिस्कस किया जाएगा? इसके अलावा क्या रणनीति होगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रणनीति तो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि कोई भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो अनिश्चितता के बादल दिल्ली पर छाए हुए थे वो खत्म हो गए हैं। तो हम सारी सिचुएशन को बैठ के उसका एक एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पुराने विधायकों को दोबारा उतारा जाएगा? देखिए, हर विधायक का जो परफॉर्मेंस है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो परफॉर्मेंस है, उसका इवेल्युएशन होगा और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्या मैनिफेस्टो में क्या कुछ वादे किए जाएंगे इस बार? अभी इस बारे में हम जो है कोई खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। थैंक यू। तो साफ तौर पे जिस तरीके की रणनीति बन रही है आम आदमी पार्टी में, अब जो है अरविंद केजरीवाल खुद एक अहम बैठक बुला रहे हैं अपने घर पे, तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है दिल्ली में, जैसे कि हाल ही में अब चुनाव होने की कभी भी घोषणा हो सकती है, उसको देख के आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और रणनीति बनाने की पूरी तैयारी कर दी है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, कौशाम्बी। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, जिन्होंने कई मुद्दों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल चुनाव के वक्त है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। तो चंद्रशेखर जी, किस तरह से आप देखते हैं इस जो मुकाबला होगा दिल्ली का? आपने दोनों की बात सुनी, आम आदमी पार्टी के नेता की बात भी सुनी, अरविंदर सिंह लवली की बात भी सुनी। लवली को उम्मीद है कि भाई बीजेपी यानी केंद्र सरकार के जो भी फैसले हैं या ज़मीन पर फैसले अभी तक नहीं उतरे हैं, उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा और फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि अरविंदर सिंह लवली जी 1 साल बनाम 15 साल बोल रहे थे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि 1 साल किस पार्टी की बात कर रहे हैं? 1 साल भाजपा और आप पार्टी की सरकार का बोला है। भाजपा और आप आदमी पार्टी, आम आदमी सरकार में खुद शामिल थे। मुद्दा दिल्ली में चुनाव को लेकर 1 साल हो ही जाएगा। देखिए, 1 साल हो ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट
खुद दिल्ली सरकार का बजट भाजपा ने बढ़ा। जब आपकी बारी आई तो आप बोलिएगा। विशाल मेरे से बात कर रहे हैं, मैं बता दूं। कांग्रेस को सत्ता से आउट हुआ तो 1 साल हो गया ना लगभग। आउट हुआ, वो सत्ता में 49 दिन जो रही है सरकार, उसके भागीदार थे, वो उनके सपोर्ट से चल रही थी। नहीं, आउटसाइड सपोर्ट था, और फिर भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पिछले कुछ समय में, जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आई है, चाहे आप जैसे ये बोल रहे थे 5 काम गिना दीजिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में निवेश का मामला रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में महंगाई का मामला रहा हो, भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे किसी भी चीज को एक्शन लेने का मामला रहा हो, जिस तरह मोदी जी का गुड गवर्नेंस रहा है, वो मेरे कहने पे मत जाइए, उसको लोगों ने देखा है। मैं ये बात कह रहा हूं कि साहब मेरे 4 महीने की सरकार को देखिए और मेरे कहने से मानिए, मत मानिए आप मेरे कहने से। हरियाणा चुनाव वो दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में क्या हुआ है। हम 4 सीटों पे थे, आज 47 सीटों पर हैं। महाराष्ट्र में हम कभी भी 119 सीटों से लड़े गए, ऊपर गए नहीं थे, अकेले लास्ट मोमेंट में हमको चुनाव लड़ना पड़ा और वहां हम जाकर 123 सीटें लेके आए। तो ये देश की जनता बता रही है दिल्ली में कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव में हम लोगों को 32 सीटें मिली, हमने पहले हम पहले मेजर पार्टी थी, हम लोगों ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार पार्टी से फिलर्स आ रहे थे कि साहब सरकार बन जाती है। आम आदमी पार्टी ने कई बार, जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहना अलग बात है, कोशिश तो थी। नहीं, ये तो कहने की बात है, कोई कहता रहे ऐसे तो। अगर आप दिल्ली के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं कांग्रेस के पास, मंत्री को खरीदने के लिए आज तक जोर शोर चल रहा था भाजपा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों तो सत्ता लोलुप है, पहले भी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। वही बात कह रहा हूँ, सुचिता की बात तो बीजेपी करती है, सवाल बीजेपी से इसलिए है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी और आज भी, ये आज भी बुलाया गया तो कहाँ गया? विशाल राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे समूह संपादक भी हैं। राकेश जी, आप बताइए, कई बार क्या ऐसा नहीं लगा इस बात को लेकर भी झगड़ा था कि साहब कभी जगदीश मुखी सीएम बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बन जाएंगे, या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बन जाएंगे? आप बताइए, कई बार इस तरह की चीजें आई हैं। नहीं, भाजपा में जो स्थिति रही है, जो भी केंद्रीय भाजपा की बात करें और दिल्ली भाजपा की बात करें, तो पार्टी के अंदर से जगदीश मुखी को लेकर के ऐसी कोई सूचना या ऐसी खबर तो नहीं आई, लेकिन उसको बढ़ाई गई कई उनके शुभ चिंतकों के द्वारा। पहली बात, लेकिन पार्टी के अंदर ये कवायद थी, एक बड़ा धड़ा चाहता था कि सरकार बनाई जाए ना। जी ने एक और बात कही है, मैं उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा कि पार्टी को टूटने की बात या तोड़ने की बात, तो आपको पता है कि इसकी जो पीएचडी है और मास्टरी है वो कांग्रेस पार्टी के पास रही है, इतिहास गवाह है, विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक फैक्ट बता रहा हूं, एक मिनट, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। मैं स्टिंग आए हैं 4 करोड़ देते हुए भाजपा के, जो स्टिंग है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप इन्होंने बकायदा दुकान खोल के रख दी थी। ये तो एक फैक्ट क्या नहीं। अच्छा सुरेश मैं आपसे जाना चाहता हूं, राकेश जी ने कहा अभी कि भाई कांग्रेस का एकदम पीएचडी रही है, एमफिल नहीं, जोड़ तोड़ के सरकार किया, बीजेपी ने कभी जोड़ तोड़ से सरकार नहीं, उनका अनुकरण किया। दोनों पार्टी एक जैसे। मेरी पूरी बात आपने समाप्त नहीं होने दी, मैं जो बात कर रहा था पूरा वाक्य नहीं खत्म किया आपने। अब फिर वही एक फिल्मी स्टाइल वाली बात हो गई कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो रही है, जो सूत्रपात हुआ है भारतीय राजनीति में, जिस तरह से कांग्रेस ने राज किया, उसमें अच्छाई या बुराई दोनों रही पार्टी में। किसको अपने सुविधा के अनुसार भाजपा या अन्य दल वो उनको उन्होंने अंगीकार किया। पहली बात। अभी बात कर रहे थे विशाल जी कि कांग्रेस में कोई टूट फूट नहीं हुई, ये खबर भी है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि 8 लोगों में 6 लोग भाजपा के साथ मिल करके सरकार बनाने को तैयार थे, और इन्हीं के एक विधायक ने जाकर के सोनिया गांधी से मिल करके उसका भंडाफोड़ किया, फिर उनके इंटरवेंशन से वो टूट बची। ये भी एक बहुत बड़ी खबर भी है। लग रहा है आप खुद भी उस टाइम नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्या उपस्थित थे वहाँ? मैं विशाल जी वही मैं कह रहा हूँ, खबरबाजी कर रहे हैं। ये मैं आप बोलने के लिए नाम दे दूंगा, बिल्कुल डिसएग्री हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, खबरबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भाजपा चांस जरूर लेती। मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाया वो चीजें, चोर दरवाजे से सरकार जरूर बनाती। मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश भी राकेश आपको पिछले 10 दिन में मेरी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने हर तरह से नजीब जंग पे कोशिश दबाव करने की बात की। हम सूत्रों को ही कोट कर सकते हैं, हम उसको सामने नहीं ला सकते कि मुझे पिछले 10 दिन में तो नहीं राकेश जी,
चलिए पहले भी हुआ, अभी नहीं हुआ। आप नहीं, मैंने आपसे जानना चाह रहा हूं, सुदेश, मुझे लगता है सुदेश, क्या बीजेपी पहले मैं आपकी बीजेपी में कई थॉट था ना इसको बिल्कुल, लेकर? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले बीजेपी ने भी ऐसा किया है, इतिहास है कि दूसरे पार्टी के एमएलए के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसा कोई वाकया नहीं है। और ये जो इंसिडेंट की बात करें, जो आम आदमी पार्टी ने स्टिंग किया था, सो कॉल्ड स्टिंग था वो, और उसमें कोई बीजेपी का एक लीडर पाया गया था, जो अगर हम उसको माने, एक मिनट उसको माने तो, लेकिन अगर हम ये मानते हैं आपकी बात को, तो फिर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी की थी, इसको फॉलो करके एफआईआर करा के और पूरा संगीन, इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर ये ड्रॉप हो जाता है मामला तो फिर लोग बोलेंगे कि पॉलिटिकल इशू था। संजीव से बयान लेते हैं। संजीव, जो सुदेश ने कहा कि भाई अगर स्टिंग ऑपरेशन आपने किया था, बीजेपी नेता जो ऑफर कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उस पर आपने फॉलो अप क्यों नहीं किया? क्यों अरविंद केजरीवाल एक काम शुरू करते हैं और बीच में छोड़ के फिर उसे, तो क्या मतलब बदनाम करने के लिए आपने किया था? नहीं, देखिए, बराबर कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी ने बराबर कोशिश की। सवाल इनकी कोशिश ऐसी रही कि एक टुकड़ा कोई टूट करके हमारे डोरे डालते रहे कि एक टुकड़ा कोई टूट करके हमारी गोद में आ जाए। कोशिश तो बहुत की, जब हमारी यूनिटी की ताकत दिखेगी, कोई आना नहीं चाहा, तब इनको मजबूरन जो है करके इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम सरकार बना नहीं सकते। कहाँ से यही बात जब सब लोग पहले पूछ रहे थे कि आप सरकार बनाओगे कैसे, नंबर तो आपके पास है नहीं, आपने कोई जवाब दिया नहीं, संजीव, आपने कोई जवाब दिया नहीं। संजीव, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था कि साहब बीजेपी के कुछ नेता ऑफर लेकर आए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया आपने, तो उस आपके सामने वो सारी बातें पता है। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराई? क्यों अरविंद केजरीवाल को एक काम शुरू करते हैं उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं उसको? नहीं, तमाम मुकदमे वही बात आ जाएगी, तमाम मुकदमे कोर्ट में है। अरविंद जी ने क्या क्या किया, अरविंद जी तिहाड़ जेल भी गए धरने के विजय कि हम जमानत नहीं कराएंगे, तो तमाम बातें हैं। अभी फिर वो कानूनी पचड़े में जाकर के आपको पड़ जाता है के मुद्दे पर क्यों नहीं आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानूनी कार्रवाई अभी और किसी भी इंडिविजुअल को आप चार्ज लगा सकते हैं, फुटेज आपको पता है मैनिपुलेट हो सकता है, जो भी टेलीविजन में काम किया पता है, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मुझे याद है उन पे मानहानि का दावा ठोक दिया, अगर वो गलत थे तो भाई उस समय सतीश उपाध्याय जी ने पल्ला झाड़ लिया कि वो हमारे आदमी नहीं है, उन्होंने उनसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है अगर उन्होंने किया है। अरे भाई कहना चाहिए उनको, भाजपा वहां साफ थी, मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोका उन्होंने? आप पार्टी जी, आपने क्यों मानहानि का दावा नहीं किया? अगर इतना नहीं, वो कितने मानहानि के दावे जो है पहले से चल रहे हैं और कितने और ठोके जाएंगे, आप उन पे आप मत जाइए इस समय कि मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोका। आप सारी मानहानि यहाँ पर समझ में आ जाएगी किसकी कितनी मानहानि है। पहली बात जो ये स्टिंग ऑपरेशन की बात हुई थी, जिसको ये लोग कहते हैं कि हमने बनाया और चलाया, उस पूरे स्टिंग को अगर देखा जाए टुकड़े टुकड़े में जिस तरह से बनाया गया है, उसकी पहले तो ये देखें जांच करके कि वो है या नहीं है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि साहब मानहानि क्यों नहीं किया, मानहानि दावा करने का व्यक्तिगत होता है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती इसके लिए। जिसको लगता है कि भाई मेरे को इससे नुकसान हो रहा है या मेरी छवि बिगड़ी है, अब इसमें करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्या बात अगर सुनिए मेरी बात को पूरी करने दिए, आप इस तरह से बीच में हल्ला करेंगे कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा कि हमारे नेता नितिन गडकरी पर एक आरोप लगाया था, जिसको प्रूफ करने में इनको दिक्कत हुई और जाके कोर्ट में इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग करके उसको वापस लिया। तो वो मानहानि थी गडकरी जी की, गडकरी जी ने किया उस मामले में, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जिस व्यक्ति के संग ये घटना घटी, अगर उसको लगता है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे दबाव बनाएगी? सिंपल बात है। अभी भी 4 दिन पहले आपके मंत्री पे आरोप लगे, 4 दिन पहले भी लगे खरीद फरोख्त के, उसके बाद भी आप कह रहे कि अगर आपकी पार्टी के ऊपर लांछन लगा रहे हो, मानहानि का दावा नहीं है, तो समझ आ रहा आम आदमी पार्टी, अगर आपकी पार्टी का विशाल ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का मामला है। बहरहाल दिल्ली के पूरे चुनाव में तो कांग्रेस एक तरह से बेगानी हम मैदान में, ये जनता दिखा देगी 15 साल में जो उन्होंने विकास किया था, 1 साल में जनता त्रस्त हो गई। देखा, बिजली पानी हर चीज में त्रस्त हो चुकी है। मुझे अगर आप देखिए जो बिजली की हालत थी, वो आज 1 साल में बिजली की हालत क्या हो चुकी है। जो भाजपा जो कहती थी कि हम आएंगे तो इतने 30% दाम कम कर देंगे बिजली के, आज भी देखिए भी 2 दिन अभी जो ये करंट बिल आया वो भी बढ़कर आया है। आप इसी से देख लीजिए किस किस चीजों पे इन्होंने आपसे यू टर्न लिया, ये जनता देख रही है। सवाल ये भी कि आलू प्याज सब्जी दवाई वगैरह सब कुछ महंगी हो चुकी है। मुझे क्या लगता है यूसुफ भाई कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, चूंकि मुद्दे की बात हो रही है, ये भी रहेगा हमारे जैसे जो वोटर्स हैं, मैं भी वोटर्स हूँ में से हूँ, कि आप क्यों भागे थे,
आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने प्रोमिसेस पर आए थे और लोगों ने आपको एक मौका दिया, टेस्ट करना चाहते थे, आप वहां से भाग गए, तो क्या गारंटी है कि आपको फिर से तो आप नहीं भागेंगे? आप नहीं भागेंगे, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम आदमी पर लगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने एक सो कॉल्ड इंटरनल सर्वे किया था सरकार बनाने के पहले कांग्रेस के साथ जाके, लेकिन वो सो कॉल्ड सर्वे नहीं हुआ जब ये रिजिग्नेशन दिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है, मोरल इशू है, एथिकल इशू है। संजीव, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर जनता आपको मौका देती है तो आप बीच में नहीं भागेंगे छोड़ के? क्योंकि पिछली बार तो आपने जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनिए। अगर हम जब पहली बार सरकार में आए थे और हमने ये वायदा किया था कि हम जन लोकपाल बिल रखेंगे और नहीं रखते, नहीं करते, सरकार चलाते रहते, तब भी जनता कहती साहब आपने तो वायदा किया था और अब आप जन लोकपाल, सुन लीजिए आप जन लोकपाल बिल भूल गए। तो है ना पहले से। अरे आप सुनिए तो आप उस चीज को आप फिर वही बात में, दिल्ली में लोकपाल तो है ना, और आपने सर्वे नहीं किया में, उस लोकपाल में उन्होंने अपने वायदे लोकपाल को जन लोकपाल बना सकते, वो लोकपाल आप वही इंटरनल सर्वे क्यों नहीं किया? आपने इंटरनल ओपिनियन सर्वे क्यों नहीं किया? लोकपाल में उसका कितना पैना आपने लोगों की राय मांगी क्या? रिजिग्नेशन के पहले ये इशू है, आप क्यों रिजाइन किए? नाटक का जन्म दिया उसका अरविंद जी ने कई बार जवाब दिया है, अरविंद जी ने कई बार जवाब दिया है कि हाँ सत्ता छोड़ते वक्त एक बारी जनता की राय भी ली जानी चाहिए थी और वो नहीं ली, वो उन्होंने भूल कर दी। शायद जनता से पूछते तो जनता उन्हें कहते कि नहीं लोकपाल बिल भी तो है लेकिन आप बने रहिए, लोकपाल बिल हम आगे पीछे देख लेंगे। अरविंद जी ने लोकपाल को प्राथमिकता दी, लेकिन जनता कह रही कि नहीं लोकपाल भी है लेकिन उसको आप थोड़ा सा साइड में भी रख सकते हैं, दूसरे कामों में आप काम करते रहे। तो ये भूल अरविंद जी ने कई बार स्वीकार की है और उसमें अमल कर रहे हैं। अब ठीक है, अब अगर मौका उनको अब देखिएगा दोबारा बार लोकपाल के अलावा भी जितने दूसरे मुद्दे हैं सब पर काम होगा और लोकपाल अपना साइड में चलता रहेगा जब जहां जिस तरीके से मौका मिलेगा। मेरा पार्टी से एक सवाल है, हाँ बताएं कि आप ये बताइए जब कांग्रेस की सरकार थी आपने हवा के नाम पर भी धरना दिया, चाहे बलात्कार हो चाहे भ्रष्टाचार हो, हर नाम पे आपने बात पे धरना दिया, इवन सरकार में आने के बाद भी आपने धरना दिया। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब भाजपा की सरकार आई, ठीक है ना, उसके बाद भी भ्रष्टाचार हुआ, लोकायुक्त के नाम पे भी इन्होंने अभी भी यू टर्न लिया है, काले धन पे भी यू टर्न लिया है, तब आपने एक भी धरना क्यों नहीं दिया? बहुत सही, ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल जी। नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया, आप हमारी हर एक पद्धति को आप उसी फॉलोअप में हम भी जो है परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करते रहेंगे जब जहां जरूरत समझा जाएगा, जिस तरीके की स्ट्रेटेजी ली जाएगी। अब आप अभी कह रहे हैं कि साहब परिस्थितियों के हिसाब से अब आप मुझे पूछना है कि ये वो तो ठुकाई हुई थी उसका दर्द है या जो मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही बात बोला हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि आप एक मंत्री एक सीएम के पास अब 10 दिन में जाके धरना देते हो, बात पे धरना देते हो, आपको उस पार्टी में और हमारी पार्टी के संस्कारों में फर्क नहीं लगा? आप वहां जाकर बलात्कार होता है दिल्ली में बलात्कार होता है, उसके बाद अभी भी दिल्ली में बलात्कार हुआ, बोल रहे आपने आप इस तरह सवाल पूछेंगे? आप फॉरनर के साथ बलात्कार हुआ, आपने नहीं धरना दिया। आप रुकिए, आपका काफी सवाल पूछने का नहीं है। संजीव जी जो विशाल पूछ रहे हैं, हालांकि इन्हें डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने लगातार धरना दिया, आंदोलन चलाया। क्या बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आप क्यों खामोश हैं? वो धरने वाले प्रदर्शन वाले तेवर कहां चले गए आम आदमी पार्टी के? जहां जिस समय जो जरूरत समझी जाएगी वहां धरना अगर देने वाली बात होगी धरना भी दिया जाएगा। सवाल ये है किसमें आप नहीं बताएंगे, आपने हाथ मिला लिया है भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है, कुछ मोदी ने आपको प्रसाद दे दिया अलग से। नहीं, जहां पर जरूरत समझी जाएगी, आवश्यकता होगी, धरना भी दिया जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। भाई आम आदमी पार्टी के मतलब क्या मोदी सरकार के कामकाज से आम आदमी पार्टी संतुष्ट है? नहीं, जहां पर जो संतुष्टि वाली बात है तो वहां पर आपने सुना भी होगा, तारीफ भी की गई है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें जो है विरोध करना है। अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसमें अभी आपने देखा होगा सफाई अभियान स्वच्छ भारत के लिए अरविंद जी का पूरा सहयोग था। अरविंद जी ने वो तो झाड़ू लेकर के ऊपर गए, अरविंद जी भी देखा होगा आपने पीछे ढंग से सफाई कर रहे थे, वो तो ऊपर झाड़ू मारा और चलते चले गए। तो जहां अगर जरूरत समझी गई है तो हम उसमें सहयोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ विरोध करना ही है। देश के लिए अगर कोई अच्छा कार्य है, मुझे क्या लगता है राकेश जी, मुझे क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से काफ़ी होप है, मुझे लगता है ये जो डिलीवरी करना चाहते हैं जैसे करप्शन के खिलाफ, स्वच्छता, जो भी, इनको ना कॉर्पोरेशन लेवल में पहले ट्राई करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उससे दिल्ली का ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि दिल्ली तो
हाफ स्टेट है, पूरा स्टेट उठाटी, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास रहेगा नहीं। ये षड्यंत्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए लोकसभा से विधानसभा से मैं सही पार्षद पे ले गए, पार्षद पे ले गए उनको। एक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मकसद दिल्ली के चुनाव पर हमारा डिबेट करना है कि दिल्ली के रण में क्या होगा। बहरहाल वो तमाम मुद्दे उसके अंदर निकल के आए। और क्या नाम चंद्रशेखर जी, आपकी सरकार के काम से तो संतुष्ट दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। देखिए साहब, चाहे ये हो या कांग्रेस, अगर केवल विरोध नाम के लिए करना है तो ये करते रहे। आखिर विरोध कहाँ करेंगे जाकर, पब्लिक तो है नहीं इनके साथ में। केवल वहां जंतर मंतर पे खड़े होकर के डम बजा करके करते रहे। अब कांग्रेस के पास तो वो भी नहीं रह गया। वो बार बार उनसे कह रही साहब आप क्यों नहीं कर रहे, वो इनसे कह रहे कि आप, वो उनसे कह रहे कि आप क्यों नहीं कर रहे, वो इनसे कह रहे साहब आप क्यों नहीं कर रहे। अरे साहब आप पब्लिक में आइए तो सही, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आने के बाद रिजल्ट दिखाई देगा। विशाल, आप तो ये कहिए हमारे अध्यक्ष ने क्या महंगाई के खिलाफ धरना देंगे? क्या आपको मालूम नहीं पिछले 6 महीने के अंदर पेट्रोल का दाम 10 रुपए सस्ता हुआ? क्या आपको मालूम नहीं डीजल का दाम 6 रुपए सस्ता हुआ? विदेश में कितना, आप मुझे बताइए विदेश में कितना सस्ता हुआ? विदेश में कच्चा तेल कितना सस्ता हुआ और आपने कितना सस्ता? आप मेरी बात सुनिए, आज कच्चा तेल, गलत बात, कच्चा तेल, मेरी बात सुनिए, पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। क्या रेट पेट्रोल का और डीजल का उस रेट पे पहुंच गया? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं। काला धन की बात बताइए, कि आपने ऐसा क्या दे दिया जो आप कह रहे हैं आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसको इशू बनाएंगे आप बीजेपी बात उन्होंने इशू बनाया जाएगा। नहीं, आप अपनी बारी पे बोले, मैं जवाब दूं इसका। विशाल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी तो है नहीं केंद्र में। तो क्या आप ये बताइए, क्या हमारे सवाल सुन लीजिए। जो काले धन पे अगर नरेंद्र मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये बताए साहब हमें नहीं पता कितना है, लेकिन पाई वापस लाएंगे, या अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार तमाम मुद्दों पर नाकाम है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की है? कांग्रेस की है। तो कांग्रेस और आप ये बताइए, अगर आप भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, आपको पता होगा खुद हमारे दिल्ली के अध्यक्ष माननीय अरविंदर सिंह लवली जी ने धरने दिए हैं और दे रहे हैं लगातार। और इवन वो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के मुद्दों पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली की बात धरना देने की राष्ट्रीय मुद्दों में विशाल जी 5 धरना बताइए लवली जी का बीजेपी सरकार के खिलाफ या उनके कुशासन के खिलाफ या उनके कुछ नीतियों के खिलाफ। अब आप 5 एक बताइए। आप अभी भी देखिए जंतर मंतर में भी धरना हुआ, केजरीवाल के खिलाफ भी धरना हुआ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ भी धरना हुआ, महंगाई के नाम पे भी धरना हुआ, जब और जो बिजली जा रही थी हमारी उस पे जब हमारा जो हालत हो गई थी उस पे बहुत बड़े बड़े धरने आपने दिए। विशाल, बहुत बड़े बड़े धरने आपने दिए। सुदेश, मैं आना चाहूँगा आपके पास कि ये जो विपक्ष की धार है जो बात कर रहे हैं विशाल, ये क्या लगता नहीं कि कांग्रेस विपक्ष का रोल निभाना भूल चुकी है 10 साल सत्ता में रहने के बाद? देखिए कांग्रेस तो भूल ही चुकी है, तभी हर जगह हार रही है। और कांग्रेस को लग रहा है कि वही स्पेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑक्यूपाई कर ली है। ये कांग्रेस की विडंबना है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी। लेकिन कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। कांग्रेस को लगता है शायद जनता जो वहाँ गई है वो इनके साथ वापस आ जाए, ये उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। फाइट राकेश जी, कांग्रेस खड़ी भी नहीं होगी और कुछ प्रयास भी नहीं करेगी और जनता कांग्रेस के साथ आ जाएगी। नहीं, कांग्रेस में एक धारणा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ कई नेताओं से बातचीत के उपरांत जो बातें समझ में आ रही है कि 6 महीना छोड़ दो, 8 महीना छोड़ दो, जनता इनसे निराश हो जाएगी। इनके नेता जो स्वकेंद्रित बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनसे परेशान होकर के, उब होकर के अल्टीमेटली जनता जाएगी कहाँ? कांग्रेस के पास आएगी। और इसी गफलत में अभी देखिए कि तमिलनाडु कांग्रेस में 2 फार हो गया, और इसी तरह से कई राज्यों में नेता सोच रहे हैं कि इस पार्टी के साथ रह के हम क्या करें क्या ना करें। इसलिए ये आज का जो समय है खास करके कांग्रेस के लिए और देश के लिए गंभीर चिंता और चिंतन का समय है, क्योंकि देश को एक सशक्त विपक्ष चाहिए, एक मजबूत विपक्ष चाहिए किसी भी प्रजातंत्र में, जो कि नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के चुनाव पे लौटते हैं तो दिल्ली का जो अब रण दिखने जा रहा है, जो कांग्रेस के ढीले तेवर इस वक्त हैं और बीजेपी की एक तरह से नरेंद्र मोदी की लहर पे बीजेपी सवार है, अश्वमेध यज्ञ एक तरह मोदी जी ने छोड़ दिया है, तो क्या उसको दिल्ली में कोई पकड़ेगा? मुझे लगता है कि नहीं पकड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं एक बात कहूंगा, मैं चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात, आप अपनी बात कीजिएगा। जो यूसुफ जी ने सवाल किया, लगता है कि वो अश्वमेध आपने नाम दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया है, वो घोड़ा तो खुल चुका है, और जो सुशासन की बात है और जो गवर्नेंस की बात है, वो जो कर रहे हैं वो दिख भी रहा है। उसमें कांग्रेस के कई लोग भी उसको दबे जवान से तारीफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली बात वही है। और जो अभी झारखंड जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा, दिल्ली की बात जी,
कुदरत साहब मैं बोलूँ कुछ? बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि आज लड़ाई जीतने की नहीं रहेगी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। उनको मालूम है कि बीजेपी लेके जा रही है। ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं 2 और नंबर 3 के लिए। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई अंसारी साहब कि अगर आप कांग्रेस मुख्यालय या कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें तो एक दिन स्लोगन आता है प्रियंका लाओ देश बचाओ जी। दूसरे दिन किसी ना किसी बड़े नेता का आता है कि नहीं साहब नेतृत्व बदलने की जरूरत है, गांधी परिवार से निकलने की जरूरत है। अभी कुछ देर पहले एक आया कि नहीं साहब सोनिया जी को हटा दो, राहुल जी को दे दो। तो अभी तो ये कंफ्यूजन की स्थिति में है कि जिस झटके को ये लगातार झेल रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें थी, चाहे वो दिल्ली से गई, चाहे राजस्थान से गई, चाहे महाराष्ट्र से गई, चाहे हरियाणा से गई, वो इस तकलीफ में है कि हम इसको कैसे बचा पाएं। और जैसा आपने कहा कि ये वेट कर रहे हैं कि कुछ अपने आप पे हो जाए, वो मोदी जी होने नहीं देंगे। चलिए विशाल से मैं अपने बड़े क्यों कंफ्यूजन क्यों है मित्र से बोलना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है, यानी वो ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति खराब है इसलिए भाजपा जीत रही है, यानी मोदी लहर नहीं है। नहीं, मैंने कहा दूसरे और तीसरे स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं। मोदी लहर से खराब हुई है ना? नहीं अभी नहीं, इन्होंने चलिए, बोला कि आप कांग्रेस की सवाल स्थिति नहीं बहुत खराब है। भाई मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए हुआ क्या ना कि आम आदमी पार्टी एक होप के रूप में इमर्ज की थी। आपको भी पता है, हम लोग सबको लगा कि कुछ एक बदलाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी इतने बड़े बदलाव की आंधी के साथ आए कि लोगों ने बोला नहीं बदलाव तो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये तो टाइम टेस्टेड था। और केजरीवाल को जो मौका मिला जहां वो दिखा सकते थे तो लोग अपने चलते हुए घोड़े को शायद ना बदलना। तो अब आखिरी बार संजीव निगम के पास चलते हैं। संजीव जी, जो बात यहाँ निकली कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड बदल दिया और एक ये साबित कर दिया जनता के सामने कि भाई वो बदलाव ला सकते हैं, इसलिए पब्लिक उनके पीछे हुई और इस रॉ में, इस आंधी में अरविंद केजरीवाल तिनके की तरह उड़ गए। अभी देखिए चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस वेट कर रही है कि कुछ मोदी जी से कुछ ऐसा हो जाए और मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी तक वही भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही थी कुछ अरविंद केजरीवाल से ऐसा हो जाए, कुछ आम आदमी पार्टी से ऐसा हो जाए, एक कुछ टुकड़ा टूट करके आ जाए, वो अरविंद जी ने होने नहीं दिया। तो जो इनके मन में ख्याल है दूसरों के प्रति, वो अपने मन के अंदर की बात उजागर कर दी। ऐसा चल रहा था जो कि अरविंद जी ने होने नहीं दिया और अल्टीमेटली चुनाव में आना पड़ा। चलिए चुनाव में चलिए संजीव जी, चर्चा का वक्त खत्म हो चला है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए सभी मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के रण में अब मुकाबला बहुत हद तक 2 पार्टियों के बीच होगा, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ महीनों के भीतर मोदी की लहर चली है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में बहुमत हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर ये मुकाबला केजरीवाल के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस बार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो फिर आप इतिहास भी बन सकती है। तो आज न्यूज़ लाइन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।